हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी, के आज़ादी के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो उसका हमने इंट्रो भी पढ़ लिया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे वो लो क्यों हुई, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे हमारी कंट्री जो है कॉलोनियल रूल बन गई है ना। इस तरह की सारी चीज़ें हमने क्या करी थी, पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं आपको दिखा दूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। नेशनल इनकम पर कैपिटा ऊपर से दिखाता हूँ आपको। हमने इंट्रो करा था इसमें, फिर ब्रिटिशर्स का रूल करा था हमने, पर्पज ऑफ ब्रिटिशर्स कर दिए थे, कॉलोनियलिज्म में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, कैसे हो गई थी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे लो हो गया था हमारा। फिर हमने ये सब कुछ पढ़ा था। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर नए हैं तो आप लास्ट के 2-3 वीडियो ज़रूर देखना इस पार्ट को देखने से पहले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरीके से यहाँ लिखा है ना 1, हमने अपने चैप्टर को क्या है कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है ना, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे क्या होगा, हमारे चैप्टर को पढ़ने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखो, रीड करते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इंडिया थी, इंडिया में मोस्टली पहले से ही एंशियंट टाइम से ही हम क्या करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। हमारे देश में एग्रीकल्चर ही किया जाता था। तो उसके बाद में हमारे जो देश में एग्रीकल्चर करने के बावजूद भी ऐसी ऐसी कंडीशंस आ गई कि हमें खाना जो है वो ख़रीद के खाना पड़ रहा था। तो ये कैसे कैसे हुआ, मतलब कॉलोनियल रूल के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है, या उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमारी कंडीशंस ये हो गई। इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। इंडियाज इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल वॉज ओवरवेलमिंग रूरल एंड एग्रेरियन। जो इंडियन इकोनॉमी थी कॉलोनियल रूल के दौरान, जो रूरल एरियाज़ और उनके जो एग्रेरियन थे, रूरल एरियाज़ और जो एग्रेरियन थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, गांव में जो एग्रीकल्चर करते थे, उनके ऊपर कैसे प्रभाव डाल रही थी। नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड ड्राइव्ड इट्स लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो रूरल एरियाज़ में जो एग्रेरियन थे, वो क्या करते थे, 85% ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन थी, मान लो 100 हैं तो 100 में से 85% लोग तो 85 लोग तो क्या करते थे, अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर पर। ठीक, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा होगा। 85% पॉपुलेशन हमारी किस पर डिपेंड रहती थी, एग्रीकल्चर पर। अब इवन एंगेजिंग लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, एक सेकेंड। वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, इसका मतलब है कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, मतलब 85% का पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। मतलब उसके खाने के लिए और उस पर जो रॉ मटेरियल थे उनकी भी कमी हो रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 85% होने के बावजूद भी अपने खाने के लिए खाना ना हो, और अपने रहने के लिए या फिर अपने यूज़ करने के लिए रॉ मटेरियल्स ना हो। ऐसी कंडीशंस आ गई थी। तो उस वो क्या क्या कंडीशंस थी, हम उन्हें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है, पहली बात तो इसको समझते हैं, रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेशन आया, इसके रीजन क्या थे। स्टैग्नेशन मतलब होता है वेरी स्लो ग्रोथ, जैसे रुक रुक करके चलना या फिर धीमे चलना। हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी, धीमे हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेरी स्लो हो गई थी। तो उनके पीछे रीजन क्या थे, रीजन लिए थे लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने क्या कर दिया था, ये कॉलोनियल रूल के दौरान हो रहा है, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। लो लेवल प्रोडक्टिविटी आ गई थी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया था। अब ये चीज़ क्या होती है, चलो एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। लेकिन ये आपकी बुक में अब बहुत ही कम दे रखा है, बट इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का MCQ या फिर 1 नंबर की डेफिनेशन में इसका डैश करके पूछा जा सकता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, अगर उसमें आ जाए आपके MCQ में,
लैंड सेटलमेंट सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है ना, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो आप कहोगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं इसे। उसमें आएगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, CORNWALIS, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इसे स्टार्ट किया था, किस चीज़ को, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। तो मैं आपको समझाता हूँ ये होता है क्या, डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसमें एक डायग्राम बना के भी आ सकते हैं पेपर में, अगर आ जाए व्हाट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम है तो। देखो, कुछ ब्रिटिशर्स होते थे, ये देख रहे हैं आपको, ये ब्रिटिशर्स है, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो हम पर क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। ये ज़मींदार हैं, ये हमने ज़मींदार बना दिए। ये छोटे छोटे हमने क्या कर दिए, स्मॉल फार्मर्स बना दिए। ये किसानी करते थे, ये एग्रीकल्चर करते थे। इनसे सारा जो भी एग्रीकल्चर होता था, मतलब जितनी भी इनकी फसल होती थी, सब किसको ले लेते, ज़मींदार से ले लेते थे। ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार को क्या कर दिया था, इनका मालिक बना दिया था कि जो भी फार्मर्स अपनी जो भी फसल उगाएंगे उसको तुम्हें लेनी है, फिर तुमसे हम लेंगे, मतलब इनसे ये ले लेंगे, और ये क्या देंगे, इनको लगान के तौर पे देंगे, लगान, लगान देनी पड़ेगी। अब ये सब क्या होता है, चलो एक बार रीड करके देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम मतलब जमींदारी सिस्टम, प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन फॉर्म ऑफ लगान। अब क्या है, ये जो ज़मींदारी सिस्टम है, इसमें से जो भी प्रॉफिट होता था वो कहाँ चला जाता था, ज़मींदार चला जाता, इन दी फॉर्म ऑफ लगान। ज़मींदार के पास क्या चला जाता, लगान के तौर पे चला जाता था। द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग दिस लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, जेलिंग टू विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। अब अगर ये लोग इनसे टाइम से नहीं ले पा रहे हैं, और लेने के बाद अगर ये ब्रिटिशर्स को टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इनसे फसल ली और उसके बाद में लगान इनको नहीं दे पा रहे हैं, ये फिक्स कर देते थे हमें इतना चाहिए, उसके बाद में अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो उन्हें जेल कर देते थे, और ज़मींदार वर टू लूज देयर राइट्स, जो ज़मींदार जो बनाए जाते थे उनको क्या कर देता, हटा दिया जाता था, आपके राइट्स उनसे छीन लिए जाते थे। मतलब यह है, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं लेते थे, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ज़मींदार को बना दिया था। ज़मींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी इनसे, इनसे क्या चीज़ करना, फसल लेना। तो इनकी सारी फसल कौन ले लेते थे, ये लोग ले लेते थे। इनसे लगान के तौर पर कौन ले लेता था, ब्रिटिशर्स। जमींदार्स एंड कॉलोनी गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। और ये सब होने के दौरान भी ना तो इन्होंने और ना इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, मतलब स्मॉल स्मॉल फार्मर्स जो थे उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी। सिर्फ उनसे क्या करा, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद उन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे मतलब डाउनवर्ड जा रहा है। तो पहला हमारा रीजन हो गया, क्या चीज़, ये रीजन पढ़ रहे हैं, पहला हो गया लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा आता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या कर दिया था, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था। अब कॉमर्शलाइजेशन क्या है, आप अंडरलाइन कर लेना जिससे कि आपको समझ में आएगा कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन दी मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो क्रॉप्स वो लोग उगाते थे, जो फसल वो लोग उगाते थे, वो बेचने के लिए ज़्यादा उगाते थे बजाय अपने कंजम्पशन, खुद खाने खुद रहने के लिए, मतलब खुद के लिए नहीं करते थे, वो किस लिए करने लगे थे, सेलिंग के लिए करने लगे थे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था जो सेलिंग के लिए करने लगे थे, चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। अब भारत में पहले, मतलब इंडिया में पहले होती थी फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में क्या होता था, वो अपने लिए जो खाना होता था वही फसल क्या करते थे, उगाते थे और अपना खा लेते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया वहाँ पर, कैश क्रॉप्स। आपसे क्वेश्चन आएगा कैश क्रॉप क्या होती है, तो जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, है ना, इस तरीके की जो होती हैं, जिनसे क्या है, ब्रिटिशर्स की बड़ी डिमांड थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये क्या करते थे, इसे एक्सपोर्ट करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को उगाने पर फार्मर्स को क्या करते थे, वो पैसे ज़्यादा देते थे। तो फार्मर्स के पास अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, वो क्या करते थे, वो कैश क्रॉप उन्हें उगानी ही पड़ती थी, फूड क्रॉप के लिए कोई चांस ही नहीं था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
नीड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट का मतलब समझाता हूँ आपको। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर व कमर्शलाइज टू कैटर। यहाँ पर है कि ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर जो था वो कॉमर्शलाइज कर दिया था, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीड्स पूरी हो चुके हैं। अब नीड्स क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीड्स क्या क्या थी? ब्रिटिश इंडस्ट्री नीड रॉ मटेरियल्स फॉर फुलफिलिंग देयर पीपल्स नीड। अब ब्रिटेन जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, इनकी कंट्री थी ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी तो लोग थे, उनकी नीड्स थी, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत में कैश क्रॉप्स का क्या है चलन चलाया इन्होंने, कि कैश क्रॉप्स आपको उगानी पड़ेगी, कैश क्रॉप आप उगाओगे तो हम आपसे ख़रीद लेंगे, फूड क्रॉप हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो इन्हें मजबूरन फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप ही क्या करनी पड़ी, उगानी पड़ी। इन्होंने रूल कर दिया ऐसे इस तरीके से। कैश क्रॉप क्या है, फिर ये लोग क्या करते थे, फिर यहाँ से क्या करते थे, अपने ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देते थे, और वहाँ के लोग इसका क्या करते थे, काफ़ी फ़ायदा उठाते थे। ब्रिटिश रूल प्रमोट शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ब्रिटेन ने क्या कर दिया, पूरी तरह मतलब 90% फूड क्रॉप जो इंडिया उगाती थी उससे कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो इनकी चालाकी। ये क्या करते थे, हमारे यहाँ पे पहले फूड क्रॉप्स होती थी, फूड क्रॉप्स की जगह ये लोग क्या करने लगे, ये लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे। इन्होंने बोला कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको हाई प्राइस मिलेगा, कैश क्रॉप मिलाओगे तो आपको लगान कम देना पड़ेगा। इस तरीके की इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बना दी, तो हमारे फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइंस। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। हमारा जो प्रोडक्शन था, जो एग्रीकल्चर था, उसमें फूड क्रॉप्स की तो कमी हो गई। जब फूड क्रॉप्स की कमी हुई तो इससे क्या होने लगे, फ्रिक्वेंट फेमाइंस आने लगे इन इंडिया ड्यूरिंग दीज डेज। तो जो ये दिन थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे चल रही थी, इस दौरान फूड क्रॉप में क्या हो गया था, हमारी कमी आ गई थी, तो लोगों में क्या हो गया, फ्रिक्वेंट फेमाइंस आने लगे। फेमाइन मतलब होता है जैसे पीपल डिड नॉट लेफ्ट फूड, भुखमरी। एक तरीके से मैं अगर आपको फेमाइन का मतलब बनाऊँ तो भुखमरी टाइप की आ गई, जैसे लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं बचा। द कंडीशन पीपल वॉज टू बाय फूड फॉर देमसेल्फ। लोगों की कंडीशन सोचो, एक देश जो एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा डिपेंड था, वो एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्हीं पर खाने के लिए क्रॉप नहीं है, उन पर ये कंडीशन आ गई कि वो खाना मतलब खरीद करके खा रहे हैं। दे स्टार्ट परचेजिंग फूड फ्रॉम शॉप्स। वो लोग क्या करने लगे, शॉप से खरीद खरीद के खाने लगे। ये कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हुआ था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के दौरान आपको मेनली करना है कि कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस किया बजाय फूड क्रॉप के। इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि कैश क्रॉप्स की क्या थी वहाँ पर रिक्वायरमेंट कहाँ थी, ब्रिटेन में, तो उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान किस पे दिया, कैश क्रॉप पर दिया। तो ये हमारा कॉमर्शलाइजेशन हुआ। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब जो नंबर ऑफ क्रॉप्स थी या नंबर ऑफ हमारी जो आ रही थी, जो हमारी फसल होनी थी, वो कम हो गई। अब कम तो होगी, कम क्यों हो गई, लैक या लो ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं, वही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें कोई नई नई टेक्नोलॉजी तो दे नहीं रहे थे, वो सिर्फ हमसे क्या फ़ायदा उठा रहे थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वाटर वहाँ तक पहुँचाया जाए। फसल हो रही है तो वहाँ पर पानी की कमी आ गई तो कहीं से पानी उनकी जुगाड़ कर दिया जाए, कुछ नहीं। लैक ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स भी नहीं थे उस टाइम पर, मतलब फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह जो होता था वो कुछ था नहीं। तो उसकी वजह से क्या, हमारी प्रोडक्टिविटी, तो हमारी फसल क्या है, कम होने लगी। द कल्टिवेटर्स हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। अब जो कल्टीवेटर, जो किसान थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना ही उन्हें कोई उम्मीद नज़र आ रही थी किस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड मास एजुकेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, बहुत ही कम, मतलब मैं कहूँ तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात है ये बस, कि उन्होंने क्या करा था, एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करा था। किस चीज़ में, टेक्निकल में,
मतलब टेक्निकल तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं था, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी थी, वो अपने ब्रिटेन में यूज़ करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटेन में यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, उनका कोई पर्पज़ नहीं था इंडिया को डेवलप करने का। मास एजुकेशन, मतलब उन्होंने एजुकेशन भी नहीं दी, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं कि आप उन्होंने एजुकेट नहीं किया कि आप ऐसे करो, फर्टिलाइज़र का यूज़ करो या इरीगेशन का यूज़ करो, नई नई टेक्नोलॉजी ला के देते, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अब हम 3 पॉइंट पढ़ चुके, जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक पढ़ा हमने कॉमर्शलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब हमारा बचा है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बाद में एक और बचेगा, यह एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब स्कार्सिटी होता है कमी, किस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट की कमी, निवेश की कमी, कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहती है ना। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, एग्रीकल्चर इन्वेस्ट बिल्कुल कर ही नहीं थी। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कार्सिटी इन्वेस्टमेंट, टेरेसिंग, फूड का फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। देखो ये भी एक तरीके से टेरेसिंग दे रखा है ना मैंने, ये आपका एग्रीकल्चर करने की एक, मतलब कहें तो एक स्टाइल होती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये एक टेक्निक होती है। अब इस तरह की, जैसे ये वाली टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, इस तरह की फैसिलिटीज, जैसे फ्लड आ गई तो फ्लड से कैसे बचा जाए, ड्रेनेज, कहीं पर सूखा या फिर जैसे कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई तो उससे कैसे बचा जाए, टेरेसिंग, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इस चीज़ का कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। अब बेचारा किसान तो गरीब था, वो कैसे करता है। ऑल दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, ऑल दो सम फार्मर्स, कुछ ने तो क्या अपना लिया, कि कुछ ने तो क्या कर दिया, फूड क्रॉप्स को छोड़ करके, मतलब फूड क्रॉप्स को छोड़ करके वो कैश क्रॉप्स क्या करने लगे, उन्होंने अपना लिया। बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेस नॉर हैड एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। अब जो मोस्टली थे उनके पास, बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया, शेयर क्रॉपर्स का इस्तेमाल करने लगे। शेयर क्रॉपिंग क्या होती है, चलो इस बात को समझते हैं। शेयर क्रॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउज अ टेनेंट टू यूज़ द लैंड इन रिटर्न फॉर शेयर ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड। मैं आपको कहूँ तो इसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बटाई पे दे देना, इंडिया में एक टर्म चलती है बटाई। फार्मर है, फार्मर को मतलब किसी के पास ज़मीन है पर उसे फार्मिंग करना आती नहीं है, पर एक इंसान है जिसको क्या फार्मिंग करना आती है, तो उस केस में जिसके पास खेत है पर फार्मिंग करना नहीं आती है, वो उस इंसान से कहता था जिसे फार्मिंग करना आती है कि आप मेरा खेत ले लो, आप इसमें फसल कर लो, और जो भी आपकी क्रॉप होगी उसमें से कुछ शेयर मुझे दे देना प्रॉफिट के तौर पर। इस तरह की जो प्रोसेस होती थी इसे शेयर क्रॉपिंग कहते थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कुछ लोगों ने फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर लिया, और मोस्टली लोगों ने क्या कर लिया, शेयर क्रॉपिंग का यूज़ कर लिया, शेयर क्रॉपर्स बन गए, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतने इंसेंटिव्स नहीं थे कि इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब जब ये सब कुछ चल रहा था ना, उस टाइम हमारा पार्टीशन भी हो गया, मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। इसका हम पर क्या है, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अब बुरा प्रभाव कैसे पड़ा ये चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो, पाकिस्तान कब अलग हो गया था, 14 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। एक दिन पहले वो, एक दिन बाद में इंडिया, तो इसका पार्टीशन हुआ। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। अब जब क्या हुआ, इसमें पार्टीशन हुआ तो जितनी बड़ी मात्रा में जो इरिगेटेड और कल्टीवेटेड और फर्टाइल मतलब लैंड थी, वो कहाँ चली गई, हमारी पाकिस्तान में। द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। अब यहाँ पर चली गई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान में चली गई। प्लस आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ पर हमारी क्या चलेगी, जूट की जितनी बड़ी मतलब जितनी बड़ी लैंड थी जूट की, वो कहाँ चली गई, हमारी बांग्लादेश में चली गई।
एक तो हमें यहाँ पर लॉस हो गया कि हमारे साइजेबल मतलब जहाँ पे फर्टाइल और इरीगेटेड, जितनी हाईली इरीगेटेड और फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई। जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया था जहाँ पे जूट होता था मोस्टली, वो लैंड कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। अब इंडिया के पास क्या हुआ? इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एंजॉयड द वर्ल्ड मार्केट विद मोनोपोली। इंडिया की जूट गुड इंडस्ट्री जो थी, जिसका पूरी दुनिया पर अकेला राज था, वो क्या करती थी? जूट प्रोवाइड करती थी सबको। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब होता है मार्केट में कोई और सामने है ही नहीं, अकेली है। सो फार बट आफ्टर पार्टीशन इट सफ़र्ड सो फार फॉर लैक ऑफ रॉ मटेरियल। और जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद में ये जो इंडस्ट्री थी जूट गुड्स इंडस्ट्री, इंडिया जूट गुड इंडस्ट्री, इसको रॉ मटेरियल के लिए भी तरसना पड़ा। ये सफ़र करी, काफ़ी समय तक सफ़र करी, उभर ही नहीं पाई इस चीज़ से। तो इंडिया पर देखो कितना बुरा प्रभाव पड़ा। पहला, जितनी बड़ी ज़मीन का पोर्शन था जो भी इरीगेटेड और फर्टाइल था वो पाकिस्तान चला गया। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया? बांग्लादेश चला गया। और जो इंडियाज़ जूट गुड्स इंडस्ट्री थी, उसका क्या हुआ? उसकी मोनोपोली चली गई। वो अब क्या हुआ? रॉ मटेरियल के लिए ही तरसने लगी। जो पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करती थी, अब वो रॉ मटेरियल के लिए तरसने लगी। तो ये इस तरीके से कुछ हमारे इफ़ेक्ट पड़े किस चीज़ के? कॉलोनियल रूल के। किस पर? कॉलोनियल रूल के पड़े किस पर? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। चलो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में हुआ था, उसके बाद में 85%, मैं बस मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, 85% पॉपुलेशन जो लिवलीहुड थी किस पर? एग्रीकल्चर पे। उसके बावजूद भी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, मतलब अपने खाने के लिए नहीं कर पा रही थी और रॉ मटेरियल भी अपने लिए नहीं जुटा पा रही थी। रीजंस क्या क्या थे? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब ज़मींदारी सिस्टम आ गया था यहाँ पर। ब्रिटिशर्स ने जमींदार ने स्मॉल फार्मर्स पे क्या फोर्स बना के रखा था, यहाँ से सारा यहाँ पे ले लेते थे, यही इन्हें दे देते थे। इसके बाद कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दी थी हमारी फूड क्रॉप्स को सारा का सारा। किस लिए? फॉर द नीड ऑफ देयर ओन। कॉलोनियल गवर्नमेंट को खुद के लिए मतलब रॉ मटेरियल चाहिए थे, इसलिए। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पुअर थी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। फर्टिलाइजर्स तो था ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं थे, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया, हमारी सिचुएशन को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करी, और हमसे क्या करा? जितना हो सका उतना लूटा, बस नहीं किया। शेयर क्रॉपिंग, आप जानते हैं जब किसी एक पर लैंड हो लेकिन उसे फार्मिंग करना आता ना आता हो तो वो क्या करता है? किसी ऐसे इंसान को अपनी लैंड दे देता है जिसे फार्मिंग करना आता है, उसके बदले में वो एक शेयर ले लेता है, कुछ शेयर। एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े हमारे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। इसके बाद में जो ज़मीन थी, जितनी भी मतलब लार्ज साइज़ था तो इरीगेटेड और फर्टाइल का, वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। जूट कंपनी कहाँ चली गई? हमारी जूट की मोस्टली प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। और इंडियाज़ मोनोपोली क्या हुई? जूट इंडस्ट्री में ख़त्म हो गई। तो ये हमने पढ़ा अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा 1 पार्ट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल का मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम क्या चीज़? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी क्या हुआ? अफेक्ट पड़ा किस चीज़ का? कॉलोनियल रूल का। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कैसे अफेक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल का, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप मेरे से क्या कर सकते हैं? कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।